भारत ने एक और रत्न खो दिया है। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में हुई मृत्यु। यह घटना उन्हीं के क्षेत्र बारामती में घटी, जिनके शोक में स्टेट गवर्नमेंट ने 3 दिन का आधिकारिक शोक अनाउंस भी किया है। तो चलिए जानते हैं अजीत पवार के नेतृत्व, संघर्ष और विरासत की पूरी कहानी। तो दोस्तों, आज 28 जनवरी 2026 को अजीत पवार की प्लेन क्रैश हो जाने से मृत्यु हो जाती है और जिस एयरक्राफ्ट में वो बैठे थे उसका नाम था बॉम्बार्डियर लियरजेट 45। और ये घटना पुणे के पास जो बारामती है वहां पे घटी है और पूरे भारत की, पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन का ऑफिशियल शोक यानी कि मॉर्निंग रखा है। अजीत पवार का पूरा नाम की बात करें तो अजीत पवार अंतराव पवार उनका पूरा नाम था। उनका जन्म 1959 में देवलाली प्रवरा में हुआ था और वहीं पे वो पले बड़े और वहीं पे उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। आगे चल के सीनियर लीडर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बने, एनसीपी के सीनियर लीडर आपको दिखाई देंगे और ये भतीजे हैं। आपने देखा होगा शरद पवार को, शरद पवार जिनका नाम आप लोगों ने राजनीति में बहुत सुना होगा, तो शरद पवार जी के भतीजे हैं, इन्हीं की वजह से जो अजीत पवार जी की एंट्री राजनीति में बहुत जल्दी, बहुत यंग एज में हो चुकी थी। अजीत पवार जी को ग्रास रूट लेवल पर यानी कि जमीनी स्तर पर समाज के लिए कार्य करने के लिए जाना जाता है। इनकी स्कूलिंग देवलाली प्रवरा में ही हुई और ये बारामती रीजन में पड़ता है। इन्होंने अपना कॉलेज बीच में छोड़ दिया था क्योंकि पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ चुकी थी। फिर आगे चल के इन्होंने जॉब ढूंढी ताकि परिवार को सपोर्ट कर सके, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके और उसके बाद ये अपने कोऑपरेटिव सेक्टर में एंटर कर जाते हैं और आगे चल के इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है मैनेजमेंट का, प्रबंधन का। तो आगे चल के ये पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जॉब भी करते हैं और उनके बाद इन्हें और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। तब इनके ख्याल में आता है कि यार हमें पॉलिटिक्स में एंट्री ले लेनी चाहिए। तो इनका शुरुआती दौर 1982 में आता है जब ये पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं आते। पहले शुगर कोऑपरेटिव बोर्ड के मेंबर बनते हैं, शुगर कोऑपरेटिव बोर्ड। फिर 1991 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं बारामती से ही और जीत जाते हैं। फिर 1991 के बाद बहुत बार यानी कि 9 बार लगातार इलेक्शन जीतते जाते हैं ये, और इनका जो असेंबली क्षेत्र है वो बारामती ही आपको दिखाई देगा। फिर आगे चल के ये मिनिस्टर एग्रीकल्चर, पावर, वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय को भी संभालते हैं, यानी कि ये मिनिस्ट्रियां भी इन्होंने संभाली है, यानी कि इनके पोर्टफोलियो में एग्रीकल्चर, पावर और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी दिखाई देता है। उसके बाद कई बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं महाराष्ट्र के, लेकिन ये 8वीं बार डिप्टी सीएम बने थे जब उनकी मृत्यु हुई है। तो 8वीं बार डिप्टी सीएम बने जब उनकी मृत्यु हुई और खासकर आप लोग देखोगे जो जो मंत्रालय इन्होंने संभाला था उन सभी में बहुत अच्छे से, बहुत उम्दा कार्य करने की वजह से इनको जाना जाता है। जैसे कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि गांव में सड़कें बनाना, पुल बनाना, ब्रिज बनाना और भी तमाम तरीके के गांव में डेवलपमेंटल कार्य इन्होंने करवाए। इन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए जाना जाता था, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था कि अगर संसाधन नहीं भी हैं तो किस तरीके से मैनेज करके चलना है और राज्य को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। इन्होंने तमाम इलेक्शन जीते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि इन्होंने बारामती को रिप्रेजेंट किया तकरीबन 3 डिकेड्स तक, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद इन्होंने 9 लगातार इलेक्शंस जीते हैं और इनका जो मार्जिन इलेक्शन जीतने का बहुत ज्यादा रहता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इनको लोग कितना प्यार करते थे, लोग इनको कितना ज्यादा मानते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1991 में लोकसभा से इलेक्शन जीतते हैं और जीत जाते हैं। 1991 में असेंबली का बाइपोल, यानी कि बीच में जो इलेक्शन होता है, 5-5 साल पे इलेक्शन होता है ना, जो बीच में इलेक्शन हो जाता है उसको बाइपोल कहते हैं। तो यहाँ पे 1991 में बाइपोल भी जीत जाते हैं। 2014 में भी असेंबली का इलेक्शन, असेंबली का मतलब स्टेट असेंबली की बात कर रहा हूं बच्चों में, ठीक है, याद रखना। 2019 में भी स्टेट असेंबली का इलेक्शन जीतते हैं, 2024 में भी स्टेट असेंबली का इलेक्शन जीतते हैं और इनका आप मार्जिन देख सकते हो 3,36,831, 86,000, 79,000, 1,65,000, 1,08,99, यानी कि तमाम आप मार्जिन तो देखो एक बारी। ये क्या साबित करता है कि अजीत पवार को बहुत बेहतरीन लीडर समझा जाता था, बहुत बेहतरीन नेता समझा जाता था। गरीब दुखियारी लोग जो थे, जनता थी, किसान, सभी इनको भाई बंधु की तरह प्रेम करते थे। आज भारत ने एक बहुत बड़ा रत्न खो दिया है और ये एक ऐसा लॉस है, एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती है। तो अजीत पवार जी की आत्मा को भगवान शांति दे, हम तो यही दिल से दुआ करेंगे और आप लोग भी दुआ कीजिए कि अजीत पवार जैसी आत्मा को भगवान शांति दे। जय हिंद।